Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's 10 minutes a day series, we are going to discuss the topic income recognition for NPAs. NPAs यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। जो भी बैंक्स लोन देते हैं वो उनके लिए एसेट्स होते हैं, लेकिन जब उन एसेट्स पे यानी कि लोन्स पे रिटर्न आना बंद हो जाता है तो वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन जाते हैं। 90 डेज बाद आप एक एसेट को एनपीए डिक्लेयर कर देते हो और उसके लोन में 90 डेज से ज्यादा का डिफॉल्ट है। तो इनकम रिकग्निशन जब बैंक करते हैं, जो लोन पे इंटरेस्ट आ रहा है बैंक के लिए तो वो इनकम है। तो जो ये इनकम रिकग्निशन है ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और एक्चुअल रिकवरी रिकॉर्ड के बेसिस पे होना चाहिए कि जो एक्चुअल पैसा रिकवर हुआ है। इंटरनेशनली इनकम फ्रॉम एनपीए इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड ऑन एन अक्रूवल बेसिस। देखो अक्रूवल बेसिस पे क्या होता है, मान लो कि मैं आपको रेंट पे करती हूँ, रेंट आपकी इनकम है और रेंट 2 तारीख को हर महीने की 2 तारीख को ड्यू हो जाता है। तो 2 तारीख आते ही आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री डाल लोगे क्योंकि रेंट ड्यू हो गया। चाहे मैंने आपको पैसे 8 तारीख को दिए 10 तारीख को दिए वो मैटर नहीं करता है, लेकिन जब एक्चुअली ड्यू हो गया, जिस दिन ड्यू हो गया उस दिन आप एंट्री डाल लोगे, तो ये अक्रूवल बेसिस है। लेकिन जो एनपीएस पे अगर आपको कोई इनकम होती है, एनपीए कोई हो गया था लेकिन बाद में उस पर कोई इनकम आ गई, उसका कोई इंटरेस्ट आ गया, तो वो जब एक्चुअली रिसीव होगा तभी आप उसकी एंट्री डालोगे, अक्रूवल बेसिस पे नहीं डालोगे। एक तो ये डिफरेंस है, ठीक है। बाकी बेसिक्स नॉर्म क्या है, नो अक्रूवल फॉर एनपीएस, banks should not charge or account for interest on any NPA including those guaranteed by government। चाहे गवर्नमेंट ने गारंटी किया हो, कोई भी लोन अकाउंट हो, अगर एक लोन अकाउंट एनपीए डिक्लेयर हो चुका है तो उस पे जब इंटरेस्ट रिसीव होगा तभी आप उसकी एंट्री डालोगे, पहले ड्यू होने पे आप अक्रूवल बेसिस पे एंट्री नहीं डालोगे। हाँ, लेकिन अगर कोई ऐसा लोन है, सिक्योर्ड लोन है, जो आपने एफडी के अगेंस्ट अगर बैंक लोन देता है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इंदिरा विकास पत्र, किसान विकास पत्र या फिर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, इनके अगेंस्ट अगर बैंक ने लोन दिया हुआ है तो यहाँ पे बैंक के पास सिक्योरिटी है ना। तो अगर एडिक्वेट मार्जिन बैंक मेंटेन कर पाता है तो फिर इनके अगेंस्ट जो एडवांसेस हैं उनका जो इंटरेस्ट होगा वो आप रिकॉर्ड कर लोगे, अक्रूवल बेसिस पे ही कर लोगे। शुड बी रिकॉर्डेड एज इनकम ऑन द ड्यू डेट इफ देयर इज एडुकेट मार्जिन। तो अगर मैंने बैंक्स के पास मेरी 10 लाख की एफडी पड़ी थी, उसके अगेंस्ट मैंने 5 लाख का लोन ले लिया, ठीक है, और ये लोन अगर एनपीए हो भी जाए तब भी इसका जो इनकम है वो ड्यू डेट पे आप रिकॉग्नाइज कर लो, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी है ना। तो इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस अगेंस्ट ये वाले या एलआईसी वगैरह, इसमें दिक्कत नहीं होती, इसमें आप ड्यू डेट पे रिकॉग्नाइज कर लेते हो। फीस एंड कमीशन, अर्निंग्स जो होती हैं फीस या कमीशन पे ड्यू टू रीनेगोशिएशन या रीशेड्यूलिंग ऑफ डेट्स शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन अक्रूवल बेसिस। अगर आप कोई फीस या कमीशन अर्न करते हो एज अ बैंक, बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज कोई डेट का रीशेड्यूलिंग हुआ है, रीनेगोशिएशन हुआ है, वो भी अक्रूवल बेसिस पे ही आप रिकॉग्नाइज करते हो, ठीक है, वहां पे भी अक्रूवल बेसिस आ जाता है। इंटरेस्ट इनकम की अगर हम बात करें तो मान लो कि कोई बैंक ने बिल डिस्काउंट किया था, बिल परचेज किया था, उसके अगेंस्ट कोई एडवांस है, उसके अगेंस्ट कोई पैसे दे रखे हैं बैंक ने कस्टमर को, और वो एनपीए हो जाता है और बैंक ने ऑलरेडी कोई इनकम जो है रिकॉग्नाइज कर रखी थी, तो उसकी रिवर्स एंट्री डाल दो। बैंक ने तो मान लो 1 तारीख को पैसा ड्यू था, बैंक ने 1 तारीख को इंटरेस्ट की एंट्री डाल दी, लेकिन बाद में वहां पे अगर एनपीए डिक्लेयर हो जाता है तो इसकी रिवर्स की एंट्री डाल दो, चाहे गवर्नमेंट गारंटीड अकाउंट हो कुछ भी हो, रिवर्स की एंट्री डाल दो, ठीक है। फिर फीस एंड कमीशन की बात करें, एनपीएस में एनी फीस कमीशन और सिमिलर इनकम दैट हैव अक्रूड विल सीज टू अक्रू। कोई इनकम है जो आ रही थी अब वो नहीं आएगी करंट पीरियड में, तो पहले की अगर आपने कोई भी एंट्री डाली है, अनकलेक्टेड है कुछ भी, तो आप उसकी हमेशा रिवर्स की एंट्री डाल दोगे। फिर फाइनेंस चार्ज ऑन लीज एसेट्स, तो हमारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 है, लीजेस से रिलेटेड है, तो वो बोलता है कि जो फाइनेंस कंपोनेंट होता है ऑफ द फाइनेंस इनकम, जो इंटरेस्ट पार्ट होता है लीज का, लीज फाइनेंसिंग अगर बैंक करता है तो जो फाइनेंस चार्ज होता है वो भी अक्रूवल बेसिस पे आप रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर बाद में वो भी अनरियलाइज हो जाता है, पैसा नहीं आता, तो फिर उसके लिए भी आपको रिवर्स एंट्री डालनी पड़ती है। तो मोटा मोटा आपको इतना समझना है कि कोई भी अगर आपने एंट्री डाल दी है, बाद में इनकम नहीं आई है, तो फिर आपको उसका रिवर्स में एंट्री डालनी पड़ती है, ठीक है। अब इंटरेस्ट जो रियलाइज होता है एनपीएस पे,
should be taken to income account provided it is not from fresh or additional credit facilities granted to the borrower. मान लो मेरा कोई लोन था वो एनपीए हो गया लेकिन बाद में मैंने उसमें कोई पेमेंट कर दी तो ऑब्वियसली बैंक अपने इनकम अकाउंट में लिख लेगा। लेकिन अगर मान लो बैंक ने कोई मुझे एडिशनल और क्रेडिट फैसिलिटी दी है उसका मैं इंटरेस्ट पेमेंट कर रही हूँ, वो तो उस लोन से रिलेटेड हुआ ना, जो एनपीए लोन है वो तो एनपीए रहेगा। तो इस तरीके से बैंक को क्लियर डिमार्केशन करके रखना है। इन द एब्सेंस ऑफ क्लियर अग्रीमेंट ऑन द एप्रोप्रिएशन ऑफ रिकवरीज, बैंक शुड अडॉप्ट अ कंसिस्टेंट अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर सच एप्रोप्रिएशंस। अगर बैंक की कोई एप्रोप्रिएशन की पॉलिसी नहीं है कि अगर पैसा आया है प्रिंसिपल की तरफ जाएगा या इंटरेस्ट की तरफ जाएगा, तो एक बेसिक बैंक के पास कंसिस्टेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल होना चाहिए इस इनकम को रिकॉग्नाइज करने के लिए, एप्रोप्रिएट करने के लिए। जब एक अकाउंट एनपीए हो जाता है, अगर कोई ऑलरेडी इंटरेस्ट की एंट्री है जो कलेक्ट नहीं हुई है, कि पीएनएल अकाउंट में तो एंट्री डाल दी थी ड्यू डेट पे लेकिन बाद में इंटरेस्ट तो मिला ही नहीं, तो उसकी रिवर्स एंट्री डाल देनी है। लेकिन एक बैंक अलग से मेमोरेंडम अकाउंट बनाता रहेगा इंटरेस्ट एंट्रीज का। मान लो मेरा अकाउंट एनपीए हो गया, ऑब्वियसली अब मैं उसमें इंटरेस्ट पेमेंट तो कर नहीं रही हूँ ना, प्रिंसिपल अमाउंट पेमेंट कर रही हूँ, लेकिन बैंक अलग से एक मेमोरेंडम अकाउंट मेंटेन करके रखेगा कि अगर ये एनपीए ना होता तो कितनी कितनी इंटरेस्ट की एंट्रीज आती, तो अलग से एक जगह नोट तो करके रखते रहेंगे। ठीक है, एंड में जब फाइनल कैलकुलेशंस होती हैं तो उसमें मेमोरेंडम को नहीं हम अकाउंट करते, वो तो जो रियल है वही है कि रियल में कितना इंटरेस्ट आया है, रियल में कितना खर्चा हुआ है, लेकिन ये मेमोरेंडम अलग से मेंटेन करके रखना है कि अगर एनपीए ना होता तो कितनी मुझे इनकम अभी तक आ गई होती बैंक को, वो अलग से मेंटेन करके रखना है। तो बैंक्स को 31 मार्च को साल खत्म होता है, उनको एक रिपोर्ट सबमिट करनी ऑन एनपीएस। ठीक है, आफ्टर कंप्लीटिंग द ऑडिटिंग एक ऑडिटिंग रिपोर्ट ऑन एनपीएस उनको सबमिट करनी होती है। इवन जो ग्लोबल पोर्टफोलियो है कि फॉरेन ब्रांचेस ने जो एडवांसेस दिए उनके जो एनपीएस है वो भी प्रॉपर एक रिपोर्ट बना के सबमिट करनी होती है। तो जब एनपीए के फिगर्स होंगे तो उसमें ग्रॉस एडवांसेस, ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए एज पर आरबीआई गाइडलाइंस, ये डाटा उनको कंपाइल करना है और फर्निश करना होता है। अब बिफोर कंटिन्यूइंग विद द एमसीक्यूज आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि अगर आप मई के लिए जैब एग्जामिनेशन के लिए टारगेट कर रहे हैं तो आप हमारे मास्टर कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, जिसमें लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, नोट्स, टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगे। अगर आप बाई चांस लाइव क्लास मिस कर देते हैं तो आपको रिकॉर्डेड भी मिलेंगी। पर ये लाइव क्लासेस होंगी कब? जब आपका एग्जाम होगा उससे जस्ट पहले आपको लाइव क्रैश कोर्स मिलेगा। ऑब्वियसली अगर आप मिस कर देंगे रिकॉर्डेड मिलेगा, लेकिन अभी इमीडिएटली आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी, डिटेल में सारे सब्जेक्ट्स की रिकॉर्डेड क्लासेस, एग्जाम से जस्ट पहले लाइव क्लासेस, शॉर्ट नोट्स होंगे, टेस्ट सीरीज होंगे, और आप फ्लैट 75% ऑफ भी अवेल कर सकते हैं जैब 75 कोड यूज करके। बाकी जब भी आप एनरोल करने लगे वहां पे एक बार देख लीजिएगा कि कौन सा कोड उस टाइम पे एप्लीकेबल है। अब एमसीक्यू देख लेते हैं। व्हाट इज द बेसिस ऑफ इनकम रिकॉग्निशन फॉर एनपीएस इंटरनेशनली? अक्रूवल, कैश, मॉडिफाइड अक्रूवल या फिर प्रो रेटा बेसिस। तो इंटरनेशनली एनपीएस पे कैश बेसिस पे रिकॉग्निशन होता है कि पैसा आएगा तभी उसकी एंट्री डालनी है। दूसरा है व्हेन शुड इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस अगेंस्ट टर्म डिपॉजिट्स, एनएससीज, आईवीपीज, केवीपीज एंड लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज बी टेकन इनटू इनकम अकाउंट। तो इसमें क्या बोला था कि जो अगर किसी ने लोन लिया हुआ है एफडीज के अगेंस्ट, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के अगेंस्ट, तो वहां पे तो अगर आपने एडिक्वेट मार्जिन मेंटेन करके रखा है तो ड्यू डेट को ही एंट्री डाल दो, वहां पे आपको कैश बेसिस करने की जरूरत नहीं है, ड्यू डेट पे अक्रूवल बेसिस पे हो जाएगा। तो बी करेक्ट आंसर है। अगला है व्हाट शुड बैंक्स डू विद द इंटरेस्ट अक्रूड एंड क्रेडिट टू द इनकम अकाउंट इफ एन एडवांस बिकम्स एन एनपीए। आपने एंट्री डाल दी थी इंटरेस्ट की लेकिन बाद में एनपीए हो गया, तो मैंने क्या बोला था, अगर वो इंटरेस्ट मिला ही नहीं है तो रिवर्स एंट्री डाल दो। तो रिवर्स और प्रोवाइड फॉर द इंटरेस्ट इफ नॉट रियलाइज, तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है व्हाट शुड बैंक्स डू इफ देयर इज नो क्लियर अग्रीमेंट with the borrower regarding the appropriation of recoveries of NPAs। NPAs रिकवर करने के लिए अगर आपके पास कोई प्रॉपर अग्रीमेंट नहीं है कि कैसे अप्रोप्रिएशन करना है, तो उसमें क्या करना होता है कि बैंक को एक यूनिफॉर्म कंसिस्टेंट अप्रोप्रिएशन के लिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो करना होता है। अगर कोई बोरोवर के साथ अग्रीमेंट नहीं है कि लोन कैसे रिकवर होगा, कैसे अप्रोप्रिएशन होगा, तो बैंक की एक प्रॉपर यूनिफॉर्म अकाउंटिंग प्रिंसिपल पॉलिसी होनी चाहिए। तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो ये था हमारा आज का सेशन। तो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।